देखो भाई, फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूले बनाने सिखा चुका हूँ मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में, डायमेंशन फार्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम यूजेस देखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम। सो फर्स्ट यूज़ देखिए, डायमेंशन फार्मूला का फर्स्ट यूज़ कहाँ है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सबसे बड़ा यूज़ है भाई ये, कन्वर्जन है वो सबसे बड़ा यूज़ है डायमेंशन फार्मूला का। अब कन्वर्जन कहाँ करना है भाई, एसआई सिस्टम से आप सीजीएस सिस्टम में वैल्यू देखना चाहते हो। देखो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और हम देखना चाहते हैं कि सीजीएस सिस्टम में उसको आप कितना बोलोगे, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट कितना है, कितना वैल्यू है, समझ में आया। तो जैसे सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट बोला जाता है डायन में, डायन, तो हाउ मच कितना है, वही चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में। तो आपको पता है किसी भी क्वांटिटी को लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ। क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, Q N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 बता रखा है ना। यानी कि लेंथ है, मान लो लेंथ, क्वांटिटी क्या है, लेंथ, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आए समझ में भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू जब बदलेगी तो यूनिट बदल जाती है भाई। लेंथ तो उतनी ही रहेगी, लेंथ तो वही है, लेंथ तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर तो इक्वल है। लेंथ है क्वांटिटी, मीटर यूनिट, और ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है सेंटीमीटर, समझ में। तो एक यूनिट को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, N1U1 N2U2 N3U3, बस चीज़ सेम रहेगी, क्लियर है। तो अभी हम कन्वर्जन देखेंगे इसका। तो कन्वर्जन में आपको क्या करना है, जैसे ये आपको ये याद रखना है, बस अभी कन्वर्जन कर रहे हैं हम इसका। सो N2 निकालना है हमारे को। N2 मतलब हमें पता नहीं है कि 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, नहीं पता है। सेकंड जो अपनी यूनिट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, नहीं पता। N2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1U1 अपॉन में क्या आ जाएगा, U2। आया समझ में। N2 निकालने का फॉर्मूला U2 नीचे आ जाएगा, N1U1, क्लियर है। अब देखो, एज्यूम करते हैं हम कि एक सिस्टम है, उसमें M1 L1 एंड T1 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये एक सिस्टम में, ठीक है। मान लेते हैं ये है U1 एक सिस्टम है, उसमें फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम क्या है, M1 L1 और T1। U2 के लिए, दूसरे सिस्टम के लिए M2 L2 एंड T2 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, क्लियर है। और ए बी सी क्या मान लेते हैं, इनकी पावर ऑफ दीज क्या एज्यूम करते हैं हम, लेट पावर क्या है इनकी, ए बी और सी। जैसे डायमेंशन फार्मूला में पावर आती है ना, मान लीजिए फोर्स का कन्वर्जन करेंगे अभी हम, किसका कन्वर्जन करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स कन्वर्ट करेंगे इनटू सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कन्वर्जन करेंगे उस टाइम पे, अगर फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो पावर आप किसकी लिखोगे, फोर्स में जो डायमेंशन फार्मूला है उसकी। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, M1 L1 T-2, कल पढ़ाया था ना, ठीक है। इधर आ जा सन्नी, आगे आ जा, इधर दिख नहीं रहा है तुम्हारा, आगे आ, इधर उधर, इधर आ जा, जल्दी जल्दी कर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन में कन्वर्ट करेंगे सीजीएस सिस्टम में। तो हमारे को समझ में आ गया, अच्छा ऐसे कन्वर्जन करते हैं, N1U1 N2U2, तो N2 निकालना है। यानी कि एसआई सिस्टम की तो हमें पता है कि 1 न्यूटन है, तो सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी कि 1 न्यूटन कितने डायन्स के इक्वल, तो वही चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलो मानते हैं इनकी पावर क्या एज्यूम कर ली, एक सिस्टम में U1 M1 L1 और T1 पावर A B और C, और ऐसे ही सेकंड के लिए M1, सेकंड के लिए M2 L2 और T2 पावर A B और C।
समझ में आया? अब सेकंड जो है अपनी, सेकंड जो यूनिट है अपनी एसआई सिस्टम नहीं सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम की जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी। जैसे 1 मीटर तो एसआई सिस्टम में और 100 सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में, तो 100 न्यूमेरिकल वैल्यू है अपनी सेकंड सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऐसे। तो हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। अब न्यूटन का कन्वर्जन कर रहे हैं हम, फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपको पता होना चाहिए, m1 L1 T-2। समझ में? इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो अभी N2 निकालना है। N2 के लिए मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला है अपना, N1 U1 अपॉन में क्या लग जाता है U2। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन सिस्टम, वन सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, नीचे क्या आएगा U1 बाई U2, ऐसे आ जाएगा। तो U1 रखो आप, U1 और U2। तो N2 फाइंड आउट करना है। N1 देखो भाई, चलो मैं एक एक को रखता हूँ, पहले U1 रखो, U1 को रखो M1 L1 T1 A B C इसकी पावर, नीचे किसकी है, सेकंड जो सिस्टम है उसका M2 L2 और T2 A B और C, ये इनकी पावर एज्यूम कर लिया हमने। अभी आपको पता है इसकी और इसकी पावर कॉमन है, सेम है, इसलिए इकट्ठा हो जाएगा M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2। तो N2 क्या हो जाएगा, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम M1 अपॉन में M2, दोनों की पावर सेम है इसलिए क्या आ जाएगा A। L1 अपॉन L2 पावर क्या है B, और T1 अपॉन में T2 पावर क्या है C। क्लियर है? बस अभी आपको यहाँ पे A B और C रखना है, किसके अकॉर्डिंग, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की जगह पावर क्या आ जाएगी 1, B की जगह पावर क्या आ जाएगी 1, और C की जगह क्या आ जाएगी -2। आया होगा समझ में? ठीक है। N2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, M1 अपॉन में M2, इसकी पावर 1 हो जाएगी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स के लिए निकाल रहे हैं। L1 अपॉन में L2 पावर क्या हो जाएगी F1 L2 के लिए सेम पावर रहेगी दोनों के लिए, T1 अपॉन में T2, इसके लिए पावर क्या हो जाएगी -2। अभी देखो SI सिस्टम में रखो इनको, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग, N2 SI सिस्टम के अकॉर्डिंग रखो 1 kg 1 ग्राम, SI सिस्टम और ये CGS सिस्टम सेकंड सिस्टम अपना। लेंथ के लिए 1 मीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, आए समझ में? यहाँ पे देखो 1 सेकंड और यहाँ पे भी क्या है 1 सेकंड, समझ में आएगा? ये SI सिस्टम, ये मैट्रिक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। ये CGS सिस्टम में अपना जो हमने एज्यूम किया था सेकंड सिस्टम में, N1 यहाँ रखो, N1 तो यहाँ साथ में रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट। तो N2 क्या आ जाएगा 1 kg को आप क्या लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम। किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग, नीचे वाले के अकॉर्डिंग। kg को आप क्या लिख सकते हो CGS सिस्टम में ग्राम, 1 ग्राम पावर 1, नीचे 1 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी क्या आएगा 10⁻² सेंटीमीटर, इसकी पावर 1, और ये 1 सेकंड -2, ठीक है। तो ऐसे देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड, इसकी पावर -2, कुछ इफेक्ट नहीं डालेगी, 1 की पावर -2 है, ठीक है। तो N2 देखो, N2 क्या आ जाएगा N1 10⁻³ आगे क्या है, इसकी पावर 1 है तो यानी कि 10⁻, सिंपल क्या रह जाएगा 3, ठीक है। और N1 क्या है 1 न्यूटन फोर्स अपना, 1 न्यूटन, इसको 1 रखो, 1 रखोगे तो ये हट जाएगा, सीधी बात है 1 है यहाँ पे, 1 न्यूटन फोर्स था ना, उसको हमने कन्वर्ट किया है CGS सिस्टम में। तो N1 की वैल्यू क्या है 1 न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन अभी कन्वर्ट कर रहे हैं 10⁻², ठीक है। और जब ये यूनिट हैं अपनी CGS सिस्टम में, ये क्या बन जाती है डायन। देखो
मैंने सभी को किसके अकॉर्डिंग रखा है, सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि कन्वर्जन कर रहे थे हम किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। आया समझ में? तो इसका क्या बन जाएगा 10⁻³ और 10⁻²। और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, फोर्स की डायन। तो यानी कि N2 की वैल्यू कितनी आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁵ डायन। क्या समझ में आया? N2 की वैल्यू आ गई, N2 यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। क्या समझ में आया? 1 न्यूटन N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट सिस्टम के लिए। N2 क्या है, N2 फाइंड आउट किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के लिए, और उसकी यूनिट क्या है, डायन। समझ में आया? तो ऐसे 1 न्यूटन को कन्वर्ट किया है हमने, कन्वर्जन कहलाएगा ये। कन्वर्ट करो, ऐसे आ जाएगा, कन्वर्ट करो 1 न्यूटन इंटू सीजीएस सिस्टम। तो 1 न्यूटन को डायन में हमने कन्वर्ट किया, तो 1 न्यूटन कितने डायन्स के इक्वल है, 10⁵ समझ में गया? तो 1 न्यूटन 10⁵ डायन सीजीएस सिस्टम की यूनिट है ये। देख लो, समझ में आया? नहीं आया तो बताओ, आया समझ में? तो ऐसे कन्वर्जन करना है आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला, और ऐसे ये चीज़ याद होनी चाहिए। और इससे हम क्या फार्मूला बना लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम की यूनिट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहो तो U2 नीचे आ जाता है, इसके फार्मूला बन जाएगा अपना। और U1 एक सिस्टम है और U2 दूसरा सिस्टम है यूनिट का, उसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम क्या मान लेते हैं, M1 L1 T1, और ऐसे उनकी पावर क्या एज्यूम कर लेते हैं, ABC, पता नहीं ABC। और ABC को आप किसके अकॉर्डिंग रखोगे भाई, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो। किसको कन्वर्ट कर रहे हो आप, फोर्स को। तो फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले में जो पावर हैं वो पावर यूज़ करेंगे आप। समझ में? तो ऐसे हमारे को पता चला कि 1 न्यूटन 10⁵ डायन्स के इक्वल है। तो 1 न्यूटन जो था उसमें कितने डायन्स के बराबर शक्ति थी, समझ में आ गया? कितनी डायनों के बराबर था एक अकेला न्यूटन, तभी तो इतनी बड़ी फिजिक्स का निर्माण कर पाया। चलो कन्वर्ट करो आगे, मैं आपको देता हूँ 1 जूल इंटू अर्ग सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, कन्वर्ट कीजिए भाई। जूल जो है एसआई सिस्टम की यूनिट है और अर्ग सीजीएस सिस्टम के लिए। समझ में गया? किसकी यूनिट है, जूल, एनर्जी के लिए। समझ में गया? एनर्जी की एसआई सिस्टम में क्या यूनिट है, जूल, और सीजीएस सिस्टम में क्या है, अर्ग। तो बताइए 1 जूल में कितने अर्ग हैं? देखो भाई, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। अभी देखो क्या पूछे अगले ने, 1 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट करिए। 1 जूल जो है एसआई सिस्टम की यूनिट है अपनी, और अर्ग क्या है, सीजीएस सिस्टम की। किसकी यूनिट है ये, एनर्जी की। कई बच्चों को पता ही नहीं, एनर्जी के लिए। अब N2 की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। और N2 अगर निकालना है कि 1 जूल जो है कितने अर्ग के इक्वल है, N2 निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। N2 को आप क्या लिखोगे, N1 U1 अपॉन में क्या आ जाएगा, U2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला रहेगा N2 निकालने का। चलो करते हैं कैलकुलेट। N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन में U2 रखो। N1 की वैल्यू क्या है, 1 पहले 1 रख दो, मैंने पहले N1 लिखता चला गया था साथ में, कोई दिक्कत नहीं, पहले 1 लिख दो यहाँ पे ताकि हट जाए ये समस्या। U1 M1 L1 T1 इनकी पावर A B C, U2 M2 L2 T2 पावर A B और C, ठीक है। अब हमें पता है पावर सेम है तो इकट्ठा कर दें इनको। N2 M1 अपॉन में M2 A दोनों की पावर, L1 अपॉन में L2 B और T1 अपॉन में T2 दोनों की पावर क्या है, C। देखो अब एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो याद रख लेना, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल है। M1 L2 T-2, ठीक है भाई। कोई भी एनर्जी हो किसी भी टाइप की, क्योंकि हज़ारों टाइप की एनर्जी हैं, किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही रहेगा। क्लियर है? तो देखो अभी
यहाँ पे पावर रखेंगे ए बी और सी, ए 1 बी है अपना 2 और सी की पावर क्या रखोगे यहाँ पे -2। n2 निकालना है, m1 अपॉन में m2 पावर क्या रखेंगे 1, L1 अपॉन में L2 डायमेंशन फॉर्मूला में L की पावर कितनी है 2, T1 अपॉन में T2 डायमेंशन फॉर्मूला में पावर कितनी है ये -2। अब देखो m1 आप रखोगे किसके अकॉर्डिंग, चलो मैं नीचे रख देता हूँ, n2 इज इक्वल्स टू m1 m2, m2 किसके अकॉर्डिंग CGS के अकॉर्डिंग, ग्राम, ये 1 kg, ये 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकंड 1 सेकंड। ऐसा ही सिस्टम में मास का यूनिट लेंथ का और टाइम का, CGS सिस्टम में मास का यूनिट लेंथ का और टाइम का। ठीक है, अब कन्वर्ट करेंगे इसको, 1 kg को CGS में कितना लिखोगे आप 10⁻3। ठीक है, तो n2 10⁻3 ग्राम, नीचे 1 ग्राम की पावर कितनी है 1, 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर पावर कितनी है 2, 1 सेकंड पावर -2। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, और 1 सेकंड या 1 की पावर -2 है +2 कितने भी हो तो 1 ही रह जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। n2 इज इक्वल्स टू सिर्फ क्या बच गया 10⁻3 इंटू 10⁻2 2 जा 4, तो n2 की वैल्यू क्या आ गई 10⁻7, तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल है। क्लियर है, तो ये है कन्वर्जन। सेकंड यूज देखिए डायमेंशन फॉर्मूला का, सेकंड यूज कहाँ करते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। देखो ऑफ फॉर्मूले जो हैं उनकी चेकिंग करनी है, क्या वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, डायमेंशनली करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो जैसे आपको 7th या 8th यूनिट में आप पहुंचोगे उस टाइम पे अपने पास शायद 7th यूनिट में ही आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होगा कांस्टेंट 2 पाई रूट L अपॉन में G। तो इसको हमने चेक करना है इट इज़ करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो देखो LHS, देखो दो साइड हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या है राइट हैंड साइड RHS। तो LHS में जो डायमेंशन है टाइम का डायमेंशन है सिर्फ, तो RHS में भी कितना बचना चाहिए टाइम का डायमेंशन बनना चाहिए, और टाइम की पावर क्या आना चाहिए 1। देखो दिख रहा है वो टाइम की पावर कितनी है 1 इधर, तो उधर भी क्या बनना चाहिए टाइम की पावर कितनी आनी चाहिए 1। तो देखो T इज इक्वल्स टू 2 पाई एक कॉन्स्टेंट है, मैंने बताया था आपको कल, और इस कांस्टेंट के लिए पाई के लिए कोई भी डायमेंशन नहीं होता, 2 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट, तो कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस है। L/G, L का डायमेंशन बताइए क्या होगा L1, ये क्या है ग्रेविटी, कौन सी ग्रेविटी एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है L1t-1 अपॉन में, देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या था टाइम, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया L1t-2। आया ना समझ में, इस t को ऊपर ले जाओ, t की पावर माइनस जुड़ के -2, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ ये हुआ, m के कोई डायमेंशन नहीं, m0 L1t-2, क्लियर हुआ भाई। तो यहाँ देखो L1t-2, अब देखो L से L कैंसिल, क्यों, क्योंकि इस L को आप ऊपर ले जाओगे, इस L को ऊपर ले जाओगे, L प्लस का एक L माइनस की पावर 1, दोनों की पावर क्या हो जाएगी 0, जुड़ करके L, चलो मैं करवा भी दूँ, कई मिस्टेक कर देते, इस L को ऊपर ले जाओ, इस L को यहाँ से उठा के ऊपर ले गए, L की पावर -1 जुड़ जाएंगी पावर 0, किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर हो जाएगा अपने पास 1, यहाँ हो जाएगा 1। अब t की पावर -2 इसको ऊपर ले जाओ, t की पावर क्या आ जाएगी +2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, t इज इक्वल्स टू t, यस इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। आया समझ में, ऐसे चेक करने हैं, क्लियर है ना। अब जैसे एक और दे रहा हूँ आपको, चेक करो,
एक नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेटिंग ड्रॉप। एक ड्रॉप को आप गिरा रहे हो पानी में तो ओसिलेट कर रही है, मान लो ओसिलेट करेगी तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या फाइंड आउट किया गया, टाइम पीरियड ऑफ ए ओसिलेटिंग ड्रॉप इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रूट, ये क्या है डेंसिटी आर क्यूब, उसकी रेडियस, और यहाँ है सरफेस टेंशन। चेक कीजिए इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। देखो देखो भाई, टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेटिंग ड्रॉप, कोई ड्रॉप है, हमने ऐसे छोटी ड्रॉप पानी में ओसिलेट कर रही है, आर क्या है रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ये क्या है डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कितनी है रो, और एस क्या है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन देखते ही बच्चों के दिमाग में टेंशन क्रिएट हो जाती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, आप देखो एक पानी की बकेट भरो आप, है ना, नहाने के लिए पानी की बाल्टी लेता होगा, नहाता ही नहीं है तेरे काम का ही नहीं, फिर तो सरफेस टेंशन छोड़ दे। अब पानी के बकेट के ऊपर आप सरफेस देखोगे तो उसके ऊपर क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस में क्या है टेंशन। अगर आप इसके ऊपर नीडल तैराओगे ना, नीडल, तो वो भी तैरने लग जाएगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट देख लेना मेरा सरफेस टेंशन वाला। तो नीडल तैरेगी यहाँ पे, तो सरफेस के ऊपर टेंशन है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, यहाँ पे देखो साइड वाले दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं पर भी सरफेस टेंशन निकालने के लिए। बाकी आपको अगले यूनिट में पहुँचेंगे तब पता लग ही जाएगा। एल लेंथ की लाइन ऐसे ड्रॉ की पानी के सरफेस पे, इमेजिन करना है, ऐसे लाइन खींच थोड़ी ना सकते हो आप, फुटबॉल का ग्राउंड समझ रखा है, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे कितना फोर्स लग रहा है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, इतनी लाइन के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या मिलेगा आपको, सरफेस से टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का m1 L1 T-2 अपॉन में L, तो ये तो कैंसिल आउट, सरफेस टेंशन का बच जाएगा m1 L0 T-2। सरफेस टेंशन का आ गया, सरफेस टेंशन आ गया तो सब कुछ आ गया। कांस्टेंट डायमेंशनलेस, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। डेंसिटी का बताइए, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी पता है सभी को, मास बाई वॉल्यूम, यानी कि मास का डायमेंशन और वॉल्यूम मतलब किससे बना है, 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करने से, एल क्यूब। तो एम एल माइनस क्यूब किसका डायमेंशन हुआ, डेंसिटी का। लेंथ का बताइए, ये लेंथ का तो एल ही होता है, रेडियस है, ये लेंथ ही तो है, ठीक है, एल क्यूब। नीचे सरफेस टेंशन का निकाला मैंने अभी m1 L0, तो L को लिखने की जरूरत नहीं, T-2, देखो कैंसिल आउट, देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, टी को ऊपर ले जाओ वैसे ही, टी की पावर प्लस की 2 हो जाएगी, और रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी इज इक्वल्स टू टी। क्या सही आया, सही आया। सो सरफेस टेंशन ने समस्या को सॉल्व किया यहाँ पे, डायमेंशनली करेक्ट, समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज को, फॉर्मूले डिराइव करेंगे। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या था, 2π√L/g, कहाँ से आया, तो डायमेंशंस की हेल्प से वो चीज़ डिराइव करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।